नमस्कार। सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और अब आते हैं हम इस पेपर में पक्सिनिया के बाद ऑस्ट्रिलेगो, जिसको कि हम स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं। ये बेसिडियोमाइकोटिना सब डिवीज़न का एक जो टीलियोमाइसीटीज़ वर्ग है, जिसका ऑर्डर ऑस्ट्रिलोजिनेल्स है और फैमिली ऑस्ट्रिलेजिनेसी है। और ऑस्ट्रिलेगो इसकी जातियाँ इस वंश की लगभग 300 जातियाँ हैं, जो सामान्यतः स्मट फंजाई के नाम से जानी जाती है, या फिर इसके द्वारा जो रोग होता है उसको कंड रोग भी कहा जाता है। तो स्मट फंजाई के नाम से प्रचलित है और इसकी सभी जातियाँ जो सीरियल क्रॉप्स में परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में रहती हैं और विनाशकारी स्मट डिसीज़ पैदा करती हैं। और इस जाति के अंदर जो रस्ट के प्रकार से ये दृढ़ परजीवी नहीं होती हैं, जिस प्रकार से हमने पक्सिनिया को संवर्धन माध्यम में नहीं उगाया जा सकता था, लेकिन अब कुछ लोगों ने कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलेगो को संवर्धन माध्यम में कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। ये होस्ट के जिन अंगों को संक्रमित करता है, वहाँ का ऊतक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उन अंगों में माइसीलियम बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाता है। मतलब उन अंगों में जो माइसीलियम उपस्थित होगा वो बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाता है और इसका जीवन एक ही होस्ट पर पूरा होता है। जैसा कि पक्सिनिया में हमने देखा था कि 2 होस्ट में अल्टरनेट होस्ट की उसको ज़रूरत थी, 2 होस्ट में उसका जीवन पूरा होता था। यहाँ पर ये एक ही परपोषी पर, एक ही होस्ट पर अपना जीवन पूरा करता है। ऐसे फंगस को हम कहते हैं ऑटोइशियस। तो ये एक ही होस्ट पर अपना जीवन पूरा करता है। ये जो ऑस्ट्रेलिगो है, ये सामान्यतः जो सीरियल क्रॉप्स पर रोग पैदा करता है, तो सामान्यतः 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक को कहते हैं लूज स्मट और दूसरे को कहते हैं कवर्ड स्मट। लूज स्मट में जो क्लेमाइडो बीजाणु बनते हैं, वो एक पतली झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं और फ्लावरिंग के समय ये मेम्ब्रेन फट जाती है, जिसके फलस्वरूप जो बीजाणु है, स्पोर्स, उनका डिस्पर्सल होता है। वायु के द्वारा धीरे धीरे डिस्पर्सल होता रहता है। इसके विपरीत जो कवर्ड स्मट है, उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो ग्लूम या जो अन्न कण की भित्ति ग्रेन वॉल से ढके रहते हैं। और मतलब क्लेमाइडोस्पोर ग्लूम या ग्रेन वॉल से ढके रहते हैं और इन क्लेमाइडोस्पोर के परपोषी की जो ईयर है, जब उनकी थ्रेशिंग की जाती है, परपोषी के ईयर की थ्रेशिंग की जाती है, तो उस समय ये अन्य कण की भित्ति टूट जाती है और मतलब ग्रेन वॉल टूट जाती है या ग्लूम्स जो टूटते हैं, तो उनके टूटने से ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये लूज स्मट और कवर्ड स्मट 2 प्रकार की डिसीज़ होती है और धान्य की फसलों में दोनों ही प्रकार के रोगों से ये अ, रोग पैदा करते हैं। लेकिन कुछ फसलों में ये दोनों ही प्रकार के, मतलब कवर्ड स्मट और लूज स्मट दोनों ही प्रकार के रोग पैदा करते हैं। जैसे जौ, जई, इनमें दोनों ही प्रकार की स्मट डिसीज़ होती है। जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसी सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे गेहूँ है, मक्का है, इनके अंदर केवल लूज स्मट डिसीज़ ही पाई जाती है। स्मट डिसीज़ में ये केवल इसके इन्फ्लोरेसेंस को ही संक्रमित करते हैं, ओवरी प्रभावित होती है मुख्य रूप से। और इनकी जो परपोषी है, जो होस्ट है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो कुछ लिस्ट है कि किन किन के अंदर लूज स्मट कौन सी वैरायटी है और होस्ट कौन सा है उसका, तो ऑस्ट्रेलिगो न्यूडा ट्रिटिसाई ये व्हीट के ऊपर लूज स्मट डिसीज़ पैदा करती है। ऑस्ट्रेलिगो न्यूडा, इसके वैरायटी हॉर्डाई, बार्ली में लूज स्मट होता है। ऑस्ट्रेलिगो न्यूडा, इसकी वैरायटी मैडिस, मेज़ में। ऑस्ट्रेलिगो एविना, इसके अंदर ओट के अंदर ये लूज स्मट डिसीज होती है इसके द्वारा। ऑस्ट्रेलिगो साइनोडोंटिस, जिसके द्वारा डूब ग्रास में
लूज डिसीज़ होती। कवर्ड स्पॉट डिसीज़ जो है ऑस्ट्रेलिगो हॉर्डाई बार्ली, ऑस्ट्रेलिगो कोलेराई ओट, ऑस्ट्रेलिगो साइटोमिनी शुगर कैन में डिसीज़ करता है। ये जो लास्ट वाली है ये 3 ये कवर्ड स्पॉट जौ, जई और शुगर कैन में कवर्ड स्पॉट डिसीज़ होती है। ये इस तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये जो है बार्ली ये ऑस्ट्रेलिगो ट्रिटिसाई, ये ऑस्ट्रेलिगो न्यूडा ट्रिटिसाई ये इस तरह से लूज स्मट डिसीज़ करता है। और ये यहाँ पर मेज़ में ये इस तरह से ये डूब ग्रास है, ये इस तरह से ये इन्फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करता है। और ये ग्रीन मक्का मेज़ के ग्रेन को ये इस तरह से ये अफेक्ट करता है। डिसीज्ड ग्रेन है ये जो फूले हुए हैं ये डिसीज्ड ग्रेन है, ये वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है यहाँ पर और इस तरह से ग्रेन ख़राब होते हैं और उनमें मतलब डिसीज़ लगती है, तो ये इस तरह से डिसीज़ फैलाते हैं। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है माइसीलियम का, तो माइसीलियम जो है वो बहुकोशिकीय है, शाखित कवक तंतु से बना होता है और इसके जीवन चक्र में माइसीलियम माइसीलियम की दो विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे जो प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो है वो हलाइन होता है और सेप्टेड होता है, जबकि जो प्राइमरी माइसीलियम है उसकी प्रत्येक कोशिका में एक हैप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है। और ये जो माइसीलियम होता है ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहलाता है या इसको हैप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं। ये बैसिडियोस्पोर्स के अंकुरण से बनता है और बीजाणु के स्ट्रेन के आधार पर ये माइसीलियम प्लस स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन के होते हैं। अधिकांश जातियों में प्राइमरी माइसीलियम जो है वो अधिक विकसित नहीं होता है। कुछ समय के पश्चात ये सेकेंडरी माइसीलियम में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये सेप्टेड, ये किस तरह का होगा, तो इसका स्ट्रक्चर है सेकेंडरी माइसीलियम जो है इसका ये सेप्टेड होता है, शाखित होता है। इसकी प्रत्येक कोशिका में 2 हैप्लॉइड केंद्रक पाए जाते हैं। प्राइमरी माइसीलियम में एक हैप्लॉइड केंद्रक है, यहाँ पर 2 हैप्लॉइड केंद्रक पाए जाते हैं और प्रत्येक सेप्टा में एक सिंपल पोर होता है जिसके द्वारा वो अपनी समीपवर्ती कोशिका के साइटोप्लाज्म से जुड़ा रहता है। ऑस्ट्रेलिगो की जो वेजिटेटिव स्टेज है उसमें सेकेंडरी माइसीलियम अत्यधिक शाखित होकर पोषक के विभिन्न अंगों में उसके इंटरसेलुलर स्पेसीज में फैल जाता है और वहाँ से हॉस्टूरियो के द्वारा माइसीलियम से हॉस्टूरिया डेवलप होते हैं और ये हॉस्टूरिया के द्वारा अपना भोजन अवशोषित करते हैं। ये जो कवक जाल है ये परपोषी के सभी अंगों में सिस्टमैटिक या फिर किसी अंग विशेष में मतलब सिस्टमैटिक या लोकलाइज्ड रूप से वितरित होते हैं। अब ये जो माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, तो ये इसका निर्माण किस तरह से होता है, तो प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम की परिवर्तन की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइकेरियोटाइजेशन। तो ये डाइकेरियोटाइजेशन जो है माइसीलियम का वो यहाँ पर कुछ 3-4 विधियों से होता है। वो इस प्रकार है, जैसे पहले आपको क्लैम्प कनेक्शन जो बताया था मेनली क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा बैसिडियोमाइसीटीज के मेंबर के अंदर होता है, लेकिन कुछ और भी मेथड्स हैं जिनके द्वारा डाइकेरियोटाइजेशन होता है। तो प्राइमरी माइसीलियम जो हैप्लॉइड माइसीलियम है ना, उसके हैप्लॉइड माइसीलियम के सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होने को मतलब सेकेंडरी डिप्लॉइड माइसीलियम में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम डाइकेरियोटाइजेशन कहते हैं। और ये विधियाँ कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आते हैं हम कि जो प्राइमरी माइसीलियम है उसका 2 माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम की फ्यूज़न से। तो इस प्रकार का जो डाइकेरियोटाइजेशन है ये ऑस्ट्रेलिगोमेडिस में पाया जाता है और बैसिडियो बीजाणु जो है वो परपोषिकी पौधों के उसमें प्राइमरी माइसीलियम मतलब जब बैसिडियोस्पोर जर्मिनेट होगा होस्ट पे तब वो प्राइमरी माइसीलियम बनाता है। और ये जो प्राइमरी माइसीलियम है ये परपोषिकी
बाह्य त्वचा को भेद के इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रवेश करेगा और इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रवेश करने के बाद ये अब केवल एक ही बीजाणु तो अंकुरित नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक या कई सारे बेसिडियो बीजाणु वहाँ पर अंकुरित होते हैं। तो उसके अंदर ये अपने 2 अपोजिट स्ट्रेन वाले माइसीलियम से मिलेगा और अपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम से मिलके सोमैटोगेमी होगी यहाँ पर। और सोमैटोगेमी होने से मतलब जो संलयन हुआ है तो दूसरा उसके अंदर दूसरे का एक का केंद्रक उसमें विस्थापित हो जाता है और इस प्रकार से डाइकैरियन की अवस्था स्थापित होती है। और जो उसके बाद जो द्विकेंद्र की कोशिका है ये क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा अनेक बार विभाजित होकर सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करती है। दूसरा टाइप जो है वो फ्यूजन ऑफ जर्म ट्यूब्स, 2 बेसिडियोस्पोर की जर्म ट्यूब के फ्यूजन से। ये वाला जो है वो ऑस्ट्रेलियाकोहॉर्डाई में होता है और जो बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के समय 2 भिन्न प्रभेदों की जर्म ट्यूब आपस में आकर संपर्क में आती है और उनके स्पर्श बिंदु से जहाँ पर वो स्पर्श होते हैं एक दूसरे से उनकी जो स्पर्श वॉल है उभयनिष्ठ वॉल जो है वो गल जाती है और उसके विलीन होने से एक नलिका का केंद्रक दूसरी नलिका में प्रवेश कर जाता है। और इस प्रकार से जब एक जर्म ट्यूब से दूसरी जर्म ट्यूब में केंद्रक स्थापित तो स्थानांतरित होता है तब ये द्विकेंद्र की प्रावस्था स्थापित हो जाती है। तो जर्म ट्यूब के द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम का इस तरह से निर्माण होता है। जो नेक्स्ट विधि है कि बेसिडियो बीजाणु के संलयन से, तो 2 बेसिडियो बीजाणु के कॉन्जुगेशन के मेथड के द्वारा जो ये वाली जो विधि है कुछ जातियों में जैसे ऑस्ट्रेलिगो रिसेप्टिकुलेरम या ऑस्ट्रेलिगो वायोलेशिया इनके अंदर इस तरह की प्रोसेस होती है। बेसिडियो बीजाणु का प्रवर्धन जो होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। तो जिससे क्या होगा सेकेंडरी स्पोर बनते हैं और जिनको हम स्पोरिडियम कहते हैं और 2 भिन्न प्रभेद के बीजाणु ये जो अलग अलग स्ट्रेन के बीजाणु आपस में मिलके डाइकैरियोटिक स्पोर बनाते हैं और ये अंकुरित होकर डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। लास्ट मेथड है कि यूनियन ऑफ इन्फेक्टेड थ्रेड। तो जो इन्फेक्शन थ्रेड जो हैं उनके आपस में संलयन के द्वारा तो ऑस्ट्रेलिगोट्रिटिसाई में जो सेप्टेट बैसिडियम में बैसिडियो बीजाणु नहीं बनते ट्रिटिसाई में, तो प्रत्येक जो हैप्लॉइड सेल है उससे एक सूक्ष्म नालवत तंतु उत्पन्न होता है, मतलब एक ट्यूबुलर माइसीलियम हाइफी उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। और 2 भिन्न इस तरह से 2 बेसिडियो बीजाणु 2 अलग अलग स्ट्रेन के बेसिडियो बीजाणु से इन्फेक्शन थ्रेड डेवलप होता है और ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है अपनी समीपवर्ती जो डिफरेंट मतलब एक बेसिडियो बीजाणु प्लस स्ट्रेन का दूसरा माइनस स्ट्रेन के इन्फेक्शन थ्रेड आपस में मिलके संलयित होके डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस होती है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिगो के अंदर ये डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो कुछ इतनी 4-5 तरह से इनके अंदर ये प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जनन की प्रोसेस है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से अब ये क्लेमाइडो बीजाणु बन जाते हैं। अब ये अपने आप को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।